हेलो स्टूडेंट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद में आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपने बात करें कि मॉलिक्यूल्स की अगर अपने बात करते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स को अपने बेसिकली अपने टू टाइप्स में अपने डिवाइड कर सकते हैं। कैसे अपने टाइप डिवाइड कर सकते हैं कि अपने पता है कि जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में किससे मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में किससे होती है? एटम से होती है, ठीक है। तो एटम आपस में ऐड होंगे, एटम के अपने आपस में बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बनाने से वो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब जो मॉलिक्यूल है एटम के बेस पर अपने बता सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट जो हो सकता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है और सेकंड जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिसमें सेम एटम होते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिसमें कैसे एटम हो? सेम एटम हो। अब सेम एटम से क्या मतलब है? जैसे अपने कह सकते हैं, देखो हाइड्रोजन से अपने बनाया H2 मॉलिक्यूल बना दिया, ऑक्सीजन से बना दिया अपने O2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन से बना दिया Cl2। तो ये यहाँ पर क्या देखो कि इसमें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे हो गए? जिसमें सेम एटम प्रेजेंट है। देखो दोनों हाइड्रोजन एटम है, यहाँ दो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ दो क्लोरीन एटम है। अब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिसमें डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जिसमें क्या होंगे? डिफरेंट एटम प्रेजेंट होंगे। अब डिफरेंट एटम से मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, आपने एग्जांपल लिया जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन एटम है और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन एटम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसे अपने क्या बोल सकते हैं? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जा सकता है। या अपने ले सकते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऐसे एटम क्या होते हैं? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उनके अंदर अपने बात करेंगे कि वो जो एटम है वो एक्चुअल में किसी और के साथ में जॉइंट नहीं होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को अपने क्या बोला जाता है? नोबल एलिमेंट्स बोला जाता है। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? अपने नोबल एलिमेंट्स, जो किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं या दूसरे एटम के साथ अटैच नहीं होते हैं। उसका जो एग्जाम्पल आता है, तो जितने अपने नोबल गैसें आपने सुना हुआ है, तो जो नोबल गैसेस हैं वो नोबल गैसेस इसका एग्जाम्पल है। अब जैसे कौन कौन सी? जैसे देखो हीलियम, ठीक है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये जो गैसेस है, देखो आपने यहाँ कभी भी हम He2 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ये जॉइंट फॉर्म में होती नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती नहीं है। ये जो नोबल गैसें हैं वो कैसी होती है? एटॉमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। बेसिकली एटम और किसी के एटम नहीं होते हैं, क्योंकि अपने पता है कि एटम क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एटम एक्चुअल में क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने पास रिएक्टिव स्पीसीज होने की वजह से ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये किस फॉर्म में रहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। तो इसका मतलब जो एटम है एक्चुअल में क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ही क्या रहते हैं? रिएक्टिव होते हैं और रिएक्टिव होने की वजह से अपने कभी भी ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। अब क्यों नहीं एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते? इसका रीज़न जो आता है वो रीज़न अपने कहते हैं कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल का एग्जांपल लेते हैं, अपने सारे जानते हैं सोडियम के बारे में। तो सोडियम को अगर अपने बात करें कि एयर में अगर रख दिया जाता है, तो एयर में रखने पर अपने बताया कि सोडियम क्या हो जाता है? बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें आग लग जाती है। रीज़न क्या है? कि सोडियम जो इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है या जो एयर है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है, तो वो रिएक्टिव है। और सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड, तो मीन्स वहाँ पर वो क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, एटॉमिक फॉर्म में तो वो रहा ही नहीं। आयरन है, तो आयरन भी अगर लंबे टाइम तक पड़ी रहती है तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है, तो ये भी अपने देखते हैं, तो वो भी फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो एटम है वो एटम क्या होता है, या तो ऑक्साइड में एग्जिस्ट करते हैं, अपने ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या वो कार्बोनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या आपने कह सकते हैं कि वो हैलाइड फॉर्म या सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकते हैं, वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। क्यों रहते हैं, इसका रीजन बताया कि जो एटम होते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहते, ये बेसिकली किस फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हो सकते हैं, कि यहाँ पर जैसे अपने इसको मॉलिक्यूल और कंपाउंड की भी बात की थी फर्स्ट चैप्टर में, अपने जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसको अपने एक्चुअल में कंपाउंड बोला गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने मॉलिक्यूल ही, क्योंकि हमने कहा कि ज़्यादातर अपने बुक्स में अपने को मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, अब वाटर है तो एक्चुअल में कंपाउंड जिसमें दो डिफरेंट एटम अटैच हैं, तो अपने इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इसको नाम दिया जा सकता है। तो एटम हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, इसी फॉर्म में ही वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ एक एटम ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे एटम के साथ, या सेम एटम, मतलब ना तो वो होमो फॉर्म में होते हैं ना ही हेट्रो फॉर्म में होते हैं, मीन्स वो जॉइंट नहीं होते हैं, वो एक स्टेबल फॉर्म होती है उनकी। वो स्टेबल मेटल्स कौन से होते हैं या एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उन्हें अपने क्या बोला जाता है, नोबल एलिमेंट्स नाम दिया जाता है। और नोबल एलिमेंट्स के अंदर हमने जो एग्जाम्पल है नोबल गैसेस का, तो इनको अपने हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडोन फॉर्म में ही कहा जाता है। तो हीलियम को कभी भी He2 फॉर्म से रिप्रेजेंट अपने नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास बात होगी एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो एटम है, अपने बात की कि जो एटम है वो मॉलिक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब दो एटम के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, कोई भी दो एटम के बीच में क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, तो अपने कह सकते हैं द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर, यहां पर इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, द फोर्स दैट होल्ड टुगेदर, ठीक है, द फोर्स दैट होल्ड टुगेदर द डिफरेंट एटम ठीक है, सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, इन ए मॉलिक्यूल, एटम्स इन ए molecule is called chemical bond, ठीक है। तो यहां पर केमिकल बॉन्ड की अपने डेफिनेशन दी कि एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड क्या है, तो आपने कहा द फोर्स दैट होल्ड टुगेदर द डिफरेंट एटम इन ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो किन्हीं भी दो एटम के बीच में एक ऐसा फोर्स, जैसे अपने बात करें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोई फोर्स लग रहा है जो दोनों को एक दूसरे को होल्ड करे हुए रख रहा है, दोनों को बांधे हुए रख रहा है, उस फोर्स को अपने यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो फोर्स दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्ट करके रख रहा है, बांधे हुए रख रहा है, उस फोर्स को अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाएगा, केमिकल बॉन्ड बोला जाएगा। कैसे, जैसे अपने बात करें कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर एनर्जी शेल है, उसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकंड ये हाइड्रोजन है, इसका भी ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अपने पता है कि जो इलेक्ट्रॉन को तो क्या करता है, रिपेल करता है, सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये रिपल्शन फोर्स तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम को क्या लेकर जाएंगे, दूर लेकर जाएंगे। लेकिन वहां पर अपने कह रहे हैं कि एक ऐसा फोर्स प्रेजेंट है जो इनको दूर जाने से रोक रहा है, उस फोर्स को क्या कर रहा है, जो इनको दोनों को होल्ड करने के काम कर रहा है, वो फोर्स ही अपने पास क्या है, केमिकल बॉन्ड बोला गया है। तो जो दो एटम के बीच में एक ऐसा फोर्स जो दो एटम को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वो सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो दोनों को क्या कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उस फोर्स को अपने यहां पर नाम क्या दिया गया है, केमिकल बॉन्ड उसको नाम दिया गया है, ठीक है। अब अपने यहां पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है
वो क्वेश्चन क्या आता है कि अपने जो एटम है वो कंबाइन होते क्यों हैं, क्यों ज़रूरत पड़ेगी उनको कंबाइन होने की, ठीक है। और सेकंड अपने बात करें कि मॉलिक्यूल स्टेबल है, आपने कहा कि मॉलिक्यूल तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, लेकिन जो एटॉमिक फॉर्म होती है वो एटॉमिक फॉर्म क्या होती है, अनस्टेबल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे जो दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, ये जो केमिकल जो बॉन्ड है या जो केमिकल फोर्स है उसकी नेचर कैसी है, वो किस टाइप का होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो बने हैं, तो एटम को एक अपने कहा कि एक एटम का एडिशन जो हो रहा है वो एडिशन एक फिक्स्ड नंबर में एडिशन हो रहा है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन ऐड हुआ तो अपने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोल दिया, और एक कार्बन के साथ जब दो ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं तो इसे अपने क्या बोल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखा कि जो एटम का जो नंबर है वो फिक्स्ड रहता है, और फिक्स्ड नंबर में वो अटैच होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो सारे जो अपने पास दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर अभी अपने देखेंगे, या उन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी शेप कैसी है, वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पर दिमाग में जो जितने भी अपने क्वेश्चन यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल के बारे में है वो सारी अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उन सभी को डिस्कस करने के लिए अपने पास यहाँ पर जो अलग अलग जो थ्योरीज दी गई केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन की, कि जो केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनते हैं ये, तो उसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई। उसमें से फर्स्ट थ्योरी को अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अपने यहाँ पर जो फर्स्ट जो थ्योरी है जो केमिकल बॉन्ड के लिए जो दी गई वो थी कॉसल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब ये क्या थी, अभी अपने बात की थी कि अपने को पता है कि जो ग्रुप जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 की बात अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो वो जो ग्रुप 18 है उस ग्रुप 18 के अंदर जो एलिमेंट जो प्रेजेंट है उन्हें अपने क्या बोला जाता है, अभी अपने डिस्कस किया था, तो उन्हें नाम देते हैं अपने नोबल गैसेस। तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन्हें अपने क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस। वो कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये नोबल गैसेस हैं। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर अपने देखते हैं, जैसे हीलियम का देखता हूँ तो 1s2, नियोन का देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, आर्गन का देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। तो ये आर्गन का हो गया। इसके बाद में अगर क्रिप्टॉन का देखें अपने तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s2, 4p6। तो यहाँ तक जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो इनमें आप अगर देखो तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगी कि यहाँ पर इनका जो वैलेंस शेल है, ठीक है, इन एलिमेंट्स का अगर अपने वैलेंस शेल को अगर डिस्कस करते हैं तो वैलेंस शेल कौन सा होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होता है उस आउटर मोस्ट शेल को अपने क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल बोला जाता है। तो उस आउटर मोस्ट शेल को अपने देखें, उस वैलेंस शेल को अगर अपने यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, तो वैलेंस शेल अपने किसको बोला जाता है, जो आउटर मोस्ट जो शेल है उस आउटर मोस्ट शेल को क्या बोला जाता है, अपने वैलेंस शेल बोला जाता है। तो हीलियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, देखो 1s2। तो यहाँ पर देखिए 1s2, इट मीन्स जो वैलेंस शेल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वैलेंस शेल कैसा है, कंप्लीट है। अब कैसे, इसके अंदर अपने देखिए हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि फर्स्ट s है और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है कि जो ड्यूप्लेट इसका कंप्लीट है, ठीक है, इसको क्या बोला जा सकता है अपने ड्यूप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन है। जबकि बाकी के वैलेंस शेल में देखें तो आउटर मोस्ट कौन सा है, देखो सेकंड, ठीक है, और इसमें ये हो गया और इसमें ये हो गया। तो इनमें देखें अपने यहाँ पर अगर अपने ध्यान दें तो इन नोबल गैसेस के अंदर अपने कहते हैं कि नोबल गैस है जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ध्यान यही है ना इनका कि अपने देखा कि बाकी मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम है वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, अभी अपने डिस्कस किया था। लेकिन जो नोबल गैसेस होती है वो नोबल गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होती है, वो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। तो इस चीज़ को ध्यान में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नोबल गैसेस है वो तो एग्जिस्ट जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे के रीजन को उन्होंने ध्यान देने के लिए इन्होंने इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन को देखा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन को उनको देखने पर इनको क्या चीज सामने आई कि ये देखा कि इनका जो वैलेंस शेल है, इन नोबल गैस का जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है। ठीक है, कैसे कंप्लीट है? यहां पर देखा कि जो हीलियम को अगर अपने छोड़ दें तो हीलियम को छोड़ने के बाद जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का अपने को ऑक्टेट कंप्लीट लग रहा है। उनका क्या देखने में लग रहा है अपने को कि उनका जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्टेट का मतलब यहां पर क्या लिया जाएगा कि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सभी के वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। देखो 2s2 2p6 8, 3s2 3p6 8, 4s2 4p6 8। तो किसी भी नोबल गैस के अंदर वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन देखे गए, इलेक्ट्रॉन इनके जो ध्यान में आए, वो कितने इलेक्ट्रॉन इनके ध्यान में आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि इनकी स्टेबिलिटी का जो रीजन है ना, इनकी स्टेबिलिटी का जो रीजन बन रहा है वो स्टेबिलिटी का रीजन ही क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन का होना? 8 इलेक्ट्रॉन का होना ही इनकी स्टेबिलिटी का रीजन है। इसमें जो हमारा जो एक्सेप्शनल जो केस है वो एक्सेप्शनल केस कौन है? हीलियम है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस कौन है? हीलियम। क्यों? उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, आपने पहले ही बात कर चुके हैं। तो इनके दिमाग में ये चीज बैठी कि इन्होंने ये सोचा कि किसी भी एटम के स्टेबिलिटी का जो कारण होता है ना, वो स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन का हो जाना? 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके वैलेंस शेल में अगर हो जाते हैं तो वो एटम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। क्लियर है चीज? तो नोबल गैसेस स्टेबल क्यों है? तो नोबल गैस के स्टेबिलिटी के पीछे का इनको जो रीजन समझ में आया, इनको कौशल लेविस को, ठीक है, इन्होंने अपनी जो समझ थी उसको डिस्कस किया लोगों के साथ। ठीक है, ये रूल नहीं कह सकते अपने। ठीक है, तो अप्रोच अपने बोली गई है इसको कि इनकी जो समझ में आया कि नोबल गैसेस स्टेबल क्यों है, इसके पीछे का इनको रीजन ये समझ में आया कि अगर किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल है उस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो एटम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। किसकी तरह? नोबल गैसेस की तरह। तो इसका मतलब जो मेटल होते हैं वो रिएक्टिव क्यों होते हैं, या जो एटम है वो रिएक्टिव क्यों होते हैं कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फ्यूगेशन है या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन को लाना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन को लाना चाहते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वो एटम अपने वैलेंस शेल में क्या लाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन को गेन, शेयर या लूज करके दो एटम आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन होते हैं। तो एटम कंबाइन क्यों होते हैं? इसका रीजन यहां पर इन्होंने क्या बताया कि वो एटम कंबाइन इसलिए होना चाहते हैं कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही जो एटम है वो आपस में जॉइंट होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं। इसी को ही अपने क्या बोला गया? ऑक्टेट रूल बोला गया। इसको क्या नाम दिया गया? यहां पर ऑक्टेट रूल नाम दिया गया। तो ऑक्टेट रूल क्या है उसको अपने देखें। तो यहां पर समझ में आया अपने को ऑक्टेट रूल क्या था। तो ऑक्टेट रूल इन्होंने क्या कहा कि ऑक्टेट रूल क्या था? लुईस कौशल के अकॉर्डिंग, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। कि वो केमिकल कॉम्बिनेशन में क्यों पार्ट करते हैं, क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, या कुछ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वो किसको कंप्लीट करना चाहते हैं? अपने डुप्लेट को भी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कुछ एक कंडीशन है जहां पर वो डुप्लेट को भी कंप्लीट करना चाहेंगे, जैसे हीलियम की बात कर सकते हैं या हाइड्रोजन की बात की जा सकती है। तो एटम जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं वो क्यों करते हैं, इसके लिए उन्होंने डिफाइन किया, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेट।
ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया ये जो थ्योरी थी वो किस पर बेस्ड थी, जो नोबल गैसेस पर बेस्ड थी कि नोबल गैसेस स्टेबल क्यों हैं। तो इन्होंने अपने देखा कि इनके समझ में ये बात आई कि नोबल गैस के स्टेबिलिटी का जो कारण है, जो रीजन है वो ये है कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कोई भी एटम वो केमिकल कॉम्बिनेशन में क्यों पार्ट करता है, तो वो भी अपने वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन को करना चाहता है, मींस अपने ऑक्टेट को वो कंप्लीट करना चाहता है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही वो केमिकल कॉम्बिनेशन करता है, ठीक है। तो एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा और केमिकल कॉम्बिनेशन से इसकी फॉर्मेशन कर देता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये यहां पर लुईस कोसल ने अपने को समझाया कि जो एटम है वो मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, क्यों वो केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा करना चाहते हैं, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा करना चाहते हैं। और उसको करने के लिए ही वो क्या करते हैं, अपने केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं अपने ऑक्टेट को, और केमिकल कॉम्बिनेशन करके अपने ऑक्टेट को वो कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आता है, इसी का ही पार्ट है लेविस सिंबल। लेविस सिंबल क्या है, तो यहां पर जो साइंटिस्ट है लेविस, इसने क्या किया कि लेविस इंट्रोड्यूस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ठीक है। तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल टेक्निक बनाई गई। उस सिंबल टेक्निक को क्या बोला जाता है, लेविस सिंबल बोला जाता है। तो इस सिंबल के लिए वो क्या करता है कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को वो किससे रिप्रेजेंट कर देता है, डॉट से रिप्रेजेंट कर देता है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, डॉट से। अब कैसे, जैसे मैं बात करता हूं लिथियम, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1। तो इसके वैलेंस शेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा कि ये लिथियम हो गया और इस लिथियम के ऊपर वो एक सिंगल क्या बना देता है, डॉट बना देता है, ठीक है। तो इसी तरह से बेरिलियम के अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इसको वो रिप्रेजेंट कैसे करता है, देखो इस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से अपने को सोडियम का अगर रिप्रेजेंटेशन देना है तो सोडियम का रिप्रेजेंटेशन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसके वैलेंस शेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा, देखो Na के ऊपर वो क्या कर देगा, एक सिंगल डॉट बना देगा। तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद में ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, ठीक है, सॉरी 2p4। तो 2p4, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 4 6। तो ये इसके ऊपर 6 डॉट बना देता है, ठीक है। तो ये सिंबल टेक्निक हो गई कि किसी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है, वैलेंस सिंबल बोला जाता है। तो इसको अपने दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी इसको नाम दिया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, उन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने किस से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए अपने इसे इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने डॉट लगाए। इसी तरह से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। तो 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन, और क्लोरीन के अपने ये लगा दिए इसके ऊपर 7 डॉट, ठीक है। तो ये 7 डॉट लगा दिए। तो ये हो गया लेविस सिंबल कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट शेल के रिप्रेजेंट हो गए। अब कहता है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या काम आ रही है, तो वो कह रहा है कि ये जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में
वैलेंसी को कैलकुलेट करने के काम में आ रही है। ठीक है, क्या चीज काम में आ रही है? ये जो चीज है वो किसके काम में आ रही है? कैलकुलेटिंग ऑफ वैलेंसी। ठीक है, किसी भी एटम की जो वैलेंसी है उस वैलेंसी को कैलकुलेट करने में ये काम में आ रही है। ठीक है, तो उसे अपने ग्रुप वैलेंसी भी बोल सकते हैं, पूरे ग्रुप की अपनी ये वैलेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी, इस ग्रुप वैलेंसी को अपने क्या बोला जाएगा? यहां पर ग्रुप वैलेंसी बोला जाएगा। पूरे ग्रुप की जो वैलेंसी है वो ये रहती है, तो ग्रुप वैलेंसी। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी, इसको अपने देखें। तो अपने देखते हैं कि किसी ग्रुप में जो वैलेंस है एक्चुअल में वो क्या करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसके लिए अपने डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने अगर बात करें नियोन के अंदर अगर मैं देखते हैं तो ये क्या करते हैं कि जैसे अपने को वैलेंसी निकालनी है, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? अपने उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। जैसे लिथियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 है, तो लिथियम की वैलेंसी क्या होगी? 1। ठीक है, बेरिलियम के अंदर कितने आपने देखा? 2, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के आउटर मोस्ट में 4 से ज़्यादा है, अगर किसी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने डॉट हैं? 4 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में उसको 8 से माइनस किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के अंदर कितने देखने को मिल रहे हैं अपने को? ऑक्सीजन के अंदर 6 देखने को मिल रहे हैं ना, तो इसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे अपने? इसको 8 में से माइनस करेंगे, तो 8 - 6 = 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ जाती है? 2। इस तरह से क्लोरीन के अंदर देखें तो क्लोरीन में 7 है, तो इसको भी फाइंड करना है, तो 8 - 7 = 1। तो ये वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी को कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी एटम की जो वैलेंसी है उसे कैसे फाइंड किया जाता है? इसके लिए उन्होंने रूल बताया कि अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन है किसी के आउटर मोस्ट शेल में तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी है। जैसे लिथियम की वैलेंसी 1 हुई, बेरिलियम की 2 हुई, बोरोन की 3 हुई, और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। तो इसके वैलेंस शेल में देखो यहाँ पर 4 है, तो 1 2 3 4, तो ये 4 डॉट बना दिए। इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी कितनी है? 4 है। लेकिन जैसे नाइट्रोजन में अगर अपने बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन जब होंगे उस कंडीशन में उसको किस में से माइनस कर देंगे? अपने 8 में से माइनस कर देंगे, तो 8 - 5 = 3। तो ये इसकी वैलेंसी आ गई नाइट्रोजन की। तो अगर किसी के वैलेंस शेल में 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो उसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन किसी के वैलेंस शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होने पर उसको अपने किस में से माइनस किया जाएगा? 5 में से माइनस करेंगे, और 5 में से माइनस करके ही अपने उसके वैलेंसी को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास लुईस कॉसल जो कंसेप्ट हो गया, और लुईस कॉसल कंसेप्ट के बेस पर अपने किसी भी एटम की वैलेंसी को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लुईस कॉसल के अकॉर्डिंग वैलेंसी को फाइंड करने का रूल था। ठीक है, तो अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जैसे नियोन है, तो नियोन के आउटर मोस्ट शेल में अपने पास देखें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p6। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? देखो नियोन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मोर देन 5 होगी, तो मोर देन 5 होगी तो आपको 8 में से माइनस करना, तो 8 - 8 इट मीन्स 0। तो इसका मतलब नियोन की वैलेंसी कितनी है? 0 है। ठीक है, तो नियोन की वैलेंसी कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो नेक्स्ट रूल है उसको अपने डिस्कस करेंगे।